महाराज, इन दोनों ने कल रात इस औरत को अपनी गंदी नीयत से अगवा करने की कोशिश की। हम किसी भी औरत के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक औरत के सम्मान के साथ खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं। इन दोनों को बीच चौराहे पर पूरे गांव भर के लोगों से तब तक पत्थर पड़वाए जाएं जब तक इनकी जान ना निकल जाए। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे गलती हो गई। उज्जैन के राजा चक्रवर्ती विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय, बुद्धिमान और ताकतवर थे। उन्हें शिकार करना इतना ज्यादा पसंद था कि वो हर सुबह किसी न किसी जानवर का शिकार किया करते। विक्रमादित्य अपनी प्रजा की हर मुसीबत को उन पर आने से पहले ही खत्म कर दिया करते थे। इसीलिए हर सुबह उनके महल के सामने कई लोग उन्हें कुछ तोहफे देने के लिए आया करते, जिन्हें राजा विक्रमादित्य बहुत ही खुशी के साथ अपनाया करते। प्रणाम साधु महाराज, ये आपके लिए है महाराज। ये क्या, इस फल से ये इतना सुंदर नग कैसे निकला? हम किसी से भी महंगे उपहार नहीं लेते साधु। कौन है आप? काल भैरव है मेरा नाम, और ये नग मैंने तुम्हारे बल के बदले दिया है राजा विक्रम। इसके बदले आपको क्या चाहिए? आप बताइए, हम वो आपको जरूर देंगे। इसके बदले मुझे तुम्हारी एक रात चाहिए विक्रम। तुम मुझे आने वाली अमावस्या की रात जंगल के पुराने खंडर में मिलना। राजा विक्रमादित्य साधु का एहसान उतारने के लिए तुरंत मान गए और फिर अमावस्या की रात को काल भैरव की बताई जगह पर पहुंच गए, जहां काल भैरव बहुत ही डरावने रूप में एक अनुष्ठान कर रहे थे, जिसमें उसने बहुत से इंसानी कंकाल भी रखे हुए थे। आसपास से बहुत से पिशाचों की आवाजें आ रही थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य को जरा सा भी डर नहीं लग रहा था और वो जाकर काल भैरव के पास बैठकर बोले, बताओ साधु, मुझसे क्या चाहिए आपको? यहाँ से 5000 कोस दूरी पर इस जंगल को पार कर एक शमशान घाट है। उसी के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ पर एक लाश लटकी हुई है। तुम मेरे लिए वो लाश यहाँ ले आओ। काल भैरव की इस अनोखी मांग पर राजा विक्रमादित्य को शक हुआ और उन्होंने शव मंगवाने का कारण पूछा, लेकिन साधु ने बताने से इनकार कर दिया। विक्रमादित्य अपने मन में कई सवाल लिए उस तालाब ने जंगल को पार कर शमशान में बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए और उस पर लटकती उल्टी लाश को देखकर चौंक गए। कौन हो तुम? मैं बेताल हूँ, लेकिन तू कौन है? लाश को हंसता बोलता देखकर भी विक्रमादित्य घबराए नहीं। उन्होंने लाश को पेड़ से खींच लिया और जबरदस्ती अपनी कमर पर बैठाकर काल भैरव के पास ले जाने लगे। तूने बताया नहीं कि तू कौन है और मुझे यहाँ से क्यों ले जाने आया है? हम राजा विक्रमादित्य हैं और काल भैरव के कहने पर ही तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली इंसान मालूम पड़ता है। मैं इसके जरिए उस काल भैरव को मरवा सकता हूँ। क्या तुम यूं ही चुपचाप चलते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? अरे तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, मेरी किसी बात का जवाब तो दो। ऐसे तो ये कुछ बोलेगा ही नहीं। अरे तुम कुछ नहीं बोलोगे तो ये इतना लंबा रास्ता काटना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और आखिर में जो भी प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब तुम्हें देना होगा। लेकिन अगर तुमने कहानी खत्म होने से पहले कुछ भी बोला या हाँ की भी आवाज की तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। यहाँ तू बोला तो मैं चला, और अगर नहीं बोला तो तेरे सर के 1000 टुकड़े होंगे। राजा विक्रमादित्य ने चलते चलते ही अपना सिर हिलाकर अपनी रजामंदी दी और फिर बेताल ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। विक्रम, क्या तूने कभी किसी बाप को अपनी बेटी को घर से निकालते देखा है? तो सुन इसका। पति और उसका पति पिंटू तोता भी अपने परिवार के साथ रहते थे। वे दोनों परिवार बहुत ही अच्छे पड़ोसी थे, हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। एक दिन टोनी चिड़िया चंपा तोती से कहती है, चंपा तोती, ठंड आने वाली है और इस साल ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। हमें अपने परिवार के लिए अनाज इकट्ठा करना होगा और लकड़ियाँ। वैसे भी तोती बहन, आपका घर भी टूटा फूटा सा हो रहा है और मेरा भी घर टूटा फूटा सा हो रहा है, इसीलिए हमें अपने परिवार के लिए और अपने लिए कुछ करना होगा, वरना हम इस ठंड में क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे। अरे हाँ टोनी बहन, ये तो आप सही कह रही हो। क्यों ना हम कल से ही अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दें और लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर लें। हाँ चंपा तोती, ऐसा करते हैं, हम कल से ही खेतों की तरफ, जंगल में हर जगह दाना ढूंढेंगे और लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। अरे हाँ चंपा बहन, अब एक काम करो, कल अपना काम करके इसी समय मेरे पास आ जाना और हम दोनों फिर जंगल की तरफ और खेतों की तरफ चलते हैं, कुछ दाना और लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं। वैसे भी कब ठंड बढ़ जाए कुछ पता नहीं। अगले ही दिन दोनों खेतों की तरफ अनाज और लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए निकलती हैं। तभी काला कौवा कहता है, अरे टोनी बहन, अरे चंपा बहन, कहाँ भागी चली जा रही हो? इतनी जल्दी में क्यों हो? अरे कालू भैया, आपको नहीं पता, ठंड आने वाली है। हम तो अपने घर पक्के करने के लिए लकड़ियाँ और अनाज इकट्ठा करने जा रहे हैं। पता नहीं कब से ठंड पड़ने लगे। और भैया, मैंने तो सुना है इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, इसलिए हम तो अपने घर पक्के करने के लिए लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं और सर्दियों में खाने के लिए अनाज। आप नहीं जाएंगे? अरे नहीं टोनी बहन, मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ, ठंड आने में भी बहुत टाइम है। मैं अपने लिए
अनाज और लकड़ियाँ इकट्ठा कर लूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपने परिवार की चिंता करो। ठीक है कालू भैया, जैसी आपकी मर्जी। तभी टोनी चिड़िया और चंपा तोती खेतों की तरफ जाती हैं, अनाज और लकड़ी इकट्ठा कर लेती हैं। समय बीता और कुछ दिनों में ही ठंड पड़ने लगती है। अब क्या, अब काला कौवा परेशान होने लगा और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मैंने तो ना ही लकड़ियां इकट्ठी करी हैं और ना ही ठंड के लिए दाना इकट्ठा करा है। मेरे घर में तो अनाज भी नहीं है। अरे रे, आज तो बड़ी ठंड लग रही है, अब मैं क्या करूं? मैंने अपने लिए ना अनाज इकट्ठा करा और ना ही लकड़ी। मेरे घोंसले में भी हवा आ रही है। ऐसा करता हूँ, आज रात चंपा तोती के घर रुक लेता हूँ, कल कुछ कर लूंगा। तभी काला कौवा चंपा तोती के घर जाता है और कहता है, चंपा तोती, अरे दरवाजा खोलो चंपा तोती। हाँ कालू भैया, क्या हुआ? अरे चंपा तोती, मेरा घोंसला टूट रहा है, उसमें हवा भी आ रही है। और चंपा तोती, मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया है, मेरा दाना भी खत्म हो गया है। मुझे आज अपने घर में रुकने की जगह दे दो, मैं सुबह ही चला जाऊंगा और अपना घोंसला भी ठीक कर लूंगा और अपने लिए दाना भी इकट्ठा कर लूंगा। अरे कालू भैया, मेरे घोंसले में तो इतनी जगह ही नहीं है। और वैसे भी कालू भैया, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था, ठंड आने वाली है, अपने घर पक्का करने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर लो और खाने के लिए अनाज इकट्ठा कर लो। पर तुम इतने आलसी हो गए हो, तुम तो हमारा कहना भी नहीं मानते। अब बताओ मैं तुम्हें कहाँ रुकाऊं? मेरे घर में तो इतनी जगह ही नहीं है कालू भैया, मुझे तो माफ करो। तभी काला कौवा टोनी के घर जाता है और टोनी से कहता है, टोनी बहन, दरवाजा खोलो। टोनी बहन। क्या हुआ कालू भैया, क्या हुआ जो इतनी जोर जोर से मेरा दरवाजा खटखटा रहे हो? अरे टोनी बहन, आज रात मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मेरा दाना भी खत्म हो गया है और मेरा घोंसला भी टूट रहा है, मेरी मदद करो प्लीज़। अरे कालू भैया, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, पर आपने मेरी बात ही नहीं मानी। अब मैं भी क्या करूँ कालू भैया, मेरे तो घोंसले में इतनी जगह ही नहीं है। आप चंपा तोती के घर चले जाओ। अरे टोनी बहन, मैं तो चंपा तोती के घर गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे अपने घर में जगह नहीं दी। तुम मुझे आज रात अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो टोनी बहन। अगर टोनी बहन तुम भी मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? इतनी ठंड में मैं तो मर ही जाऊँगा। तभी काला कौवा इतना कहकर रोने लगता है। अरे कालू भैया रो मत, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, आज रात आप मेरे घर रुक जाओ और ये लो थोड़ा खाना खा लो। पर कालू भैया, कल सुबह ही आप अपना घर पक्का कर लेना और खाने के लिए अनाज इकट्ठा कर लेना। ऐसे तो पूरी ठंड पड़ी है, मैं कब तक आपकी मदद करूंगी? हाँ टोनी बहन, तुम ठीक कह रही हो, अभी तो पूरी ठंड पड़ी है, मैं कल ही अपना घोंसला भी ठीक